अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर हसनैन आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाज़िर है। ये रमज़ान मुबारक का पहला लेक्चर है, तो सबसे पहले जो है वो आपको सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें अपनी हदायत समझने में और उस पर चलने की तौफीक अता करे। तो ये लेक्चर जो आज वाला है ये बेसिकली पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर में मैंने इम्यूनिटी के हवाले से कुछ बेसिक जो चीज़ें थी वो एक्सप्लेन की थी। तो ये वाला लेक्चर जो है ये स्पेसिफिकली जो अडेप्टिव इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, जो खसूसी इम्यूनिटी होती है उसके हवाले से है और एंटीबॉडीज़ के हवाले से है। तो ये वाली स्लाइड जो है ये पिछले लेक्चर से है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप वो देखें। वो 16 अप्रैल को मैंने अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर। तो बेसिकली उसमें मैंने बताया था कि इम्यूनिटी की 3 किस्में हैं। फिज़िकल बैरियर है और इननेट इम्यूनिटी है, जिसको हम उर्दू में अमूमी इम्यूनिटी कह सकते हैं। और थोड़ा बहुत उस लेक्चर में आपको अडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी या खसूसी इम्यूनिटी के हवाले से बताया था। तो आज का लेक्चर जो है वो तीसरे जो ये इम्यूनिटी की किस्म है उसके ऊपर फोकस करेगा। ये जो स्लाइड है ये बेसिकली अगेन सारी इम्यूनिटी के हवाले से है। तो ये इस वास्ते मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा इम्यूनिटी का निज़ाम, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, बहुत ही पेचीदा निज़ाम है। ये हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम है और ये दफ़ा जो है ये सिर्फ जरासीमों और वायरसेस, बैक्टीरिया उधर तक नहीं है। ये दफ़ा हमारे जिस्म की अंदरूनी जो देखभाल है उसके हिसाब से भी ये दिफाई निज़ाम है। तो हमारा जिस्म में हर रोज़ करोड़ों के हिसाब से जो खुलियाँ हैं वो मरते हैं, रिप्लेस होते हैं, नए बनते हैं। तो ये सिस्टम उनको भी चेक में रखता है। उनको जो ख़राब होते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। जो नए बनते हैं उनमें से जो मेल फॉर्म्ड होते हैं, जो सही नहीं बने होते स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक, उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको मार देता है। और अगर उनको ये कंट्रोल ना करे तो वही कैंसर का सबब बनते हैं। तो इस हिसाब से जो इम्यूनिटी का निज़ाम है वो कैंसर से भी वाबस्ता है। तो इसमें बहुत सारे सेल्स, हमारे जो खुलियाँ हैं जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और बहुत सारे और तरह के खुलिये और बहुत सारे केमिकल्स वो और बहुत सारे मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें बेसिकली जो मेन सेल्स हैं वो इस डायग्राम में, अगर आप ख़ुद उनको देखना चाहें या पढ़ना चाहें, और क्योंकि मुझे पता है कि कुछ काफ़ी जो हैं वो यंग डॉक्टर्स भी जो हैं वो मेरे लेक्चर देखते हैं आम लोगों के अलावा भी, तो इसमें वो सारा मैकेनिज़्म है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या अडेप्टिव इम्यूनिटी है, खसूसी इम्यूनिटी है, वो उसमें 2 तरह के सेल्स ज़्यादा काम करते हैं। उनको हम लिम्फोसाइट्स हैं दोनों। एक जो है वो टी सेल लिम्फोसाइट हैं और दूसरे बी सेल लिम्फोसाइट हैं। टी सेल के हवाले से थोड़ी बहुत मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी और यहाँ पे भी आप इस स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं कि उनका काम जो है वो ये है कि वो जरासीमों को वो पहचानते हैं, पहचान के यानी पहचानते हैं पहले, फिर मार देते हैं उनको। जो जरासीम खुलिये के अंदर घुस जाएँ उन खुलियों को ये मार देते हैं क्योंकि वो खुलिये इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। ये जो है ये एंटीजेंस की यादाश्त रखने का भी इनका काम है, ताकि जो एंटीजेंस जो हम एक्सपोज होते रहते हैं, एंटीजन कोई भी बैरूनी केमिकल मवाद जो है उसको हम एंटीजन कहते हैं। पोलन्स भी उसमें आते हैं और केमिकल्स भी आते हैं, जरासीम आते हैं, वायरसेस आते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये एंटीजेंस हैं। तो दवाइयाँ जो हैं वो भी बाज़ दफ़ा जो हम दवाइयाँ खाते हैं वो भी चूँकि बाहर के केमिकल हैं तो बाज़ दफ़ा वो जिस्म उनको एंटीजन के तौर पे रिकग्नाइज़ कर लेता है। इस वास्ते आपने सुना होगा कि फ़लाना एंटीबायोटिक वो दिया तो उसका रिएक्शन हो गया और इंजेक्शन लगाने से रिएक्शन हो गया। तो वो बेसिकली यही सिस्टम जो है ये उसके ख़िलाफ़ हमारा अपना जो दिफाई सिस्टम है वो उसको एंटीजन के तौर पे रिकग्नाइज़ करके उसके ख़िलाफ़ एक्शन कर लेना शुरू कर देता है।
लेकिन आज जो मेन फोकस है वो बी सेल्स के हवाले से है। तो बी सेल्स जो हैं वो बेसिकली एंटीजन को, बाहर के एंटीजन को तलाश करते हैं, टी सेल की मदद से उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर फौरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और फिर जो है जैसे अगर वो एक दफ़ा उनको पता चल जाए कि ये एंटीजन है और ये दुश्मन है जिस्म के लिए, तो उसके लिए ये बाकायदा मोर्चे, कॉलोनीज़ बना लेते हैं और उसके ख़िलाफ़ फिर जो है ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जो दो तरह की मेन तरह की होती हैं। एक वो कि जो जल्दी बनती हैं लेकिन पायदार नहीं होती, और दूसरी जो है वो ज़्यादा पायदार होती हैं और वो सालों तक रहती हैं, दहाइयों तक भी बात रहती हैं और बात सारी उम्र रहती हैं। तो अब ये चूँकि कोविड-19 के हवाले से कुछ लेक्चर हैं, तो इसमें जो है ये एक कोविड-19 का असली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जो है इन्होंने ये एक जरीदे में से मैंने लिया है। तो वो उस जरीदे के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो इसके आपको छोटे छोटे वो साइडों पे स्पाइक्स नज़र आ रहे होंगे। तो इन स्पाइक्स की वजह से इनको कोरोना कहते हैं। लेकिन ये जो स्पाइक्स हैं इसके, ये बाकी वायरसेस की भी बाहर जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स होते हैं, स्पाइक्स की शक्ल में या वैसे जो है वो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में। तो इसके जो है चूँकि कोरोना शेप्ड हैं तो इसको कोरोना कहते हैं। अब ये जो हमारा जिस्म है, मैं मतलब है कि मुझे पता है कि मैं ये बात रिपीट करता हूँ, पिछले में भी रिपीट की है, लेकिन मैं इस वास्ते कर रहा हूँ कि ये समझाना बहुत मुश्किल है कि ये लैब स्कोप क्या है इसका। अब ये एक वायरस जो है, ये जैसे एक आप रेत का छोटा वाला ज़रा लें, मोटी रेत नहीं, छोटी रेत जो है उसका एक ज़रा लें, उसके 1000 हिस्से करें, फिर उनमें से एक हिस्से को आगे फिर 1000 हिस्से करें, तो फिर भी ये एक वायरस नहीं बनता। तो इतना छोटा है ये। फिर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ये मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। तो इसकी सिर्फ जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे जो निज़ाम है, दिफा का निज़ाम है, उसने इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि मेम्ब्रेन तो झिल्ली है, बाकी चीज़ जो इसका RNA है इसका जो है वो तो उस झिल्ली के अंदर है, तो हमारे सिस्टम ने इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ जगह तलाश करनी है कि जिस जगह से उसको पता चले कि ये दुश्मन है हमारे जिस्म का और हमें इसका कोई टारगेट मिल सके उस सिस्टम को अटैक करने के लिए। तो ये जो है ये इस वायरस के एक स्पाइक के ऊपर से जो है ये छोटा सा ये मॉलिक्यूल का हिस्सा जो है, ये साइंसदानों ने अभी जो लैब्स हैं, या आप नीचे इसका रेफरेंस देख सकते हैं, ये अभी कुछ 2 हफ्ते पहले ये पेपर पब्लिश हुआ है। तो इस वायरस का जो मेम्ब्रेन का स्पाइक है, स्पाइक के एक छोटे से हिस्से के ऊपर से ये मॉलिक्यूल पूरा जो है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं ये, और ये स्ट्रैंड्स हैं मॉलिक्यूल्स की, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की, ये उन्होंने अलग-अलग किए हैं। यही काम जो लेबॉर्ट्री में हमने किया है, हमारे जिस्म के अंदर बी सेल्स जो हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स, वो टी सेल्स की मदद से और मैक्रोफेजेस की मदद से और कुछ चीज़ों की मदद से यही काम उस जिस्म के अंदर कर रहे हैं कि स्पाइक्स के ऊपर मॉलिक्यूलों को वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं जब वायरस जिस्म के अंदर घुसता है। तो जिस वक्त वो उस मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अब मॉलिक्यूल ज़ाहिर है सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, वो वायरस से ले के हम इंसानों तक और बीच में जितने भी चरिंद परिंद हैं और दरख्त हैं, पौधे हैं, उन सब को मिला के तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो तो गिना चुना है, वही अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, कार्ब्स हैं, कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, सारे मतलब बेसिक वही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं ये मिल के तो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस बनाते हैं, लेकिन वो भी जिस्म में हमारे में हैं। तो अब बीटा सेल्स, बी सेल्स का ये जो काम है कि ऐसे मॉलिक्यूल ढूंढना कि जो किसी और चीज़ के साथ मुशाबियत उसकी ना हो,
क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करने में कामयाब होता और वो ऐसा हिस्सा ढूंढ लेता है कि जो मसलन हमारे अपने सेल्स से मिलता जुलता है, तो जब ये एंटीबॉडीज़ निकालेगा तो वायरस को भी मरेंगे, लेकिन फिर साथ ही साथ हमारे अपने जिस्म के सेल्स भी मरेंगे। तो इस वास्ते इसका बहुत ही डेलिकेट इस सिस्टम का काम है। तो इसको जब ये बहुत साल पहले, 100 साल तकरीबन पहले ये सिस्टम डिस्कवर हुआ था, या 100 साल से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही, तो उसके कुछ अर्से बाद इसको लॉक एंड की थ्योरी के हिसाब से प्रमोट किया गया था। और ये अभी तक थ्योरी, ये अभी तक यही मॉडल है, क्योंकि जो एंटीजन है वो समझ लें कि वो एक सांचे की मानद है। तो इस वाली स्लाइड में जो आपको ऊपर रंग बिरंगे नज़र आ रहे हैं, ये वैसी एंटीजेंस की मुख्तलिफ शेप्स दिखाई गई हैं। असल में इस तरह की नहीं होती हैं, असल में अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि कैसी होती हैं। बहुत ही पेचीदा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये वैसी कार्टून सा ये बनाया है कि भाई ऐसी शेप्स होती हैं। तो बी सेल्स का ये काम है कि वो इस शेप को रिकग्नाइज करे, जैसे इस सूरत में ये जो ब्राउनिश ग्रीनिश सी जो गोल्डनिश सी शेप है, ये वाली शेप इसने आइडेंटिफाई की है कि ये टारगेट है। तो उस हिसाब से ये फिर एंटीबॉडी बनाएगा बी सेल। वो जो एंटीबॉडी होगी उसका काम ये होगा कि वो सांचे की तरह या पाने की तरह, जिस तरह नट्स बोल्ट्स के लिए पाने होते हैं ना मुख्तलिफ साइज़ों के, तो उस तरह का एक एंटीबॉडी ये बनाएगा ताकि वो उस एंटीजन के साथ बिल्कुल सही चिपक सके, फिट आ सके। तो उसमें पहली रिकग्निशन की फेज़ है कि उसको वो रिकग्नाइज करे, पहचाने। उसके लिए वो उसको मुआयना करेगा सेल्स, फिर उसको पाने की शक्ल में वो है जो है, फिर जब वो रिकग्नाइज हो जाएगा कि ये उसकी शेप है, तो फिर बी सेल्स जो हैं वो कॉलोनियाँ बना लेंगे। वो बी सेल में से अपने आप को लेबल कर लेंगे कि ये वाला जो एंटीबॉडी है ये मैंने बनाना है। तो वो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनाएंगे वो अपने सेल की ऊपर साइड पे चिपका लेंगे, ताकि उस सेल की ये पहचान हो जाएगी कि ये वाला जो बी सेल है ये एंटीबॉडी बनाने इसका काम है। ऐसी है जैसे आप समझ लें कि भाई फैक्ट्री है जहाँ पे जुराबें बन रही हैं, शर्टें बन रही हैं, पैंटें बन रही हैं, तो बस दरवाजे के ऊपर लेबल लग जाए कि यहाँ पे जुराबें बन रही हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये सेल अपने ऊपर लेबल लगा लेते हैं, फिर वो कॉलोनाइज हो जाते हैं, कॉलोनी एक बना लेते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, जिस्म के मुख्तलिफ आर्गन्स में, और वहाँ बैठ के फिर उन्होंने धड़ाधड़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी है, जो कि फिर खून में, ज़ाहिर खून में सर्कुलेट करेंगी। और साथ ही जिन इतना पेचीदा निज़ाम है कि हमारा जिस्म जो है वो जो रिसर्च कहती है, जो ये मैथमेटिकल रिसर्च है, मतलब सही किसी को भी नहीं पता, लेकिन पहले ये अंदाज़ा था कि हमारा जिस्म में बी सेल्स जो हैं वो करोड़ों एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं मुख्तलिफ तरह की। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक जो है वो लगता है कि करोड़ों भी नहीं बल्कि ये अरबों के हिसाब से जो है वो एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं हमारी लाइफ टाइम में, लेकिन इतनी नौबत नहीं आती। लेकिन इतना खुदा ने इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डिटेल्ड सिस्टम ये एक बनाया है। तो जो मेन एंटीबॉडीज़ की किस्में हैं, जो मेन बिल्कुल बड़ी वाले जो ग्रुप हैं वो 5 हैं। वो IgA, IgD, E, G और M है। तो A जो है वो जो है बेसिकली हमारे वो सिक्रीशंस में निकलता है, जो आपको पहला सबसे डिफेंस मैकेनिज्म बताया था ना कि जो जल्द है और सिक्रीशंस हैं। तो IgA सिक्रीशंस में निकलता है, नाक की सिक्रीशन में, थूक में, तो वो उसका एक महदूद सा रोल है। IgD का बड़ा मुख्तलिफ सा रोल है, वो दूसरे जो दफाई सेल थे जो दूसरी स्लाइड में दिखाए थे उनके ज़रिए जो है वो केमिकल अटैक्स करवाते हैं, तो वो केमिकल्स रिलीज़ करवाता है। तो IgE जो है वो उसका तल्लक पोलन्स और एलर्जी से है, और वो दवाइयों की एलर्जीज भी उससे भी है, हिस्टामिन रिलीज़ होती है उसमें। तो जो वायरस और बैक्टीरिया की जो मेन एंटीबॉडीज़ हैं वो IgG और IgM है। शॉर्ट रन में जो फ़ौरन जो निकलते हैं, मसलन अगर किसी को अभी कोविड-19 की इन्फेक्शन है तो उसका जिस्म जो एंटीबॉडीज़ फटाफट बनाएगा वो IgMs होंगी, लेकिन वो इतनी पायदार नहीं होती।
और साथ ही साथ निज़ाम जो है वो जब IgM बना रहा होता है, वो चूँकि ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज़्म है बनाने का ताकि फ़ौरन अटैक किया जा सके एंटीजन को, साथ ही साथ वो अलग भी प्रोसेस शुरू हो जाते हैं कि IgG भी बनना शुरू हो जाए। तो आप इसको यूँ समझ लें कि पहले जो है वो छोटे लेवल के ऊपर सिर्फ सैंपल तैयार होते हैं जिनको हम IgM कहते हैं, वो इतना सा जिस्म में रहते भी नहीं हैं, लेकिन साथ ही जो है जिस्म जो है वो फिर बड़ी फैक्ट्री एक लगा के IgG भी बनाना शुरू कर देता है। और ये मुख्तलिफ है, इनकी शेप, इनमें जो ओवरऑल एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है उसमें फ़र्क होते हैं। तो इसी वास्ते जो आप दोस्तों ने चंद ने पूछा भी है फेसबुक के ऊपर, तो मैंने उन्हें कहा था कि ये लेक्चरों में मैं इन चीज़ों की वजाहत करूँगा। वो यही है कि ये आपको कि भाई किसी को अगर कोविड-19 इन्फेक्शन हुई है तो आया वो अगली इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। तो उसका जवाब जो है वो यही है कि अगर उसके जिस्म ने IgG बना दी है और वायरस म्यूटेट नहीं होता, या होता है लेकिन इतना नहीं होता कि वो एंटीबॉडी वो काम करती है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हुई है और उसके जिस्म ने सिर्फ IgM बनाया है, तो वो प्रोलॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है उसके बारे में। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, ये अभी हमें पता नहीं है, इसके ऊपर अभी रिसर्चेस हो रही हैं। तो उन बंदों को कि जिन्होंने मेरा सबसे पहले वाला लेक्चर सुना है, जो तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने किया था, 5 महीने बल्कि अब हो गए हैं, तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि ये लेक्चर गो कि ये एक सेहतमंद लोग सेहतमंद मुआशरा का है, लेकिन इसका सिर्फ डॉक्टरी से तल्लक नहीं है। मेरे लेक्चर्स का तल्लक जो है वो निज़ाम सेहत को बेहतर करने का है। और मेरा जो अपना सेहत का मॉडल है, और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं रमज़ान में ही उसके बारे में भी ये लेक्चर बताना शुरू कर दूँ। मेरे जो सेहत का मॉडल है वो ना ही टिपिकल मगरबी सेहत का मॉडल है, ना ही वो तबीब वाला मॉडल है, ना ही वो पीर फ़कीर वाला मॉडल है। मेरा जो मॉडल है वो इन सब मॉडल्स का एक मिक्स्ड मॉडल है। मेरा जो सेहत का मॉडल है वो अच्छा इंसान, सेहतमंद इंसान और सेहतमंद और अच्छा मुआशरा को एक कंटिन्यूम समझता है, एक तसलसल समझता है। बहरहाल उस हिसाब से जो है वो आपको गाय बगाए मेरे लेक्चर्स में थोड़ी सी एक्टिविज़म और थोड़े से कि हम अच्छे लोग, अच्छी सेहत, अच्छे लोग और अच्छा मुआशरा किस तरह तश्कील कर सकते हैं, पॉइंट्स आते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सोचा है कि मैं डॉक्टर माइकल हाइडलबर्गर का जिक्र करता चलूँ। ये जो डॉक्टर साहब जो हैं, ही वॉज अ PhD, ये दूसरा मेडिकल डॉक्टर नहीं था। तो इसकी मिसाल मैं लेके बताना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, और ये इस बंदे की मिसाल से। अब ये बंदा जो है ये अभी 15 साल पहले शायद फोत हुआ है, लेकिन 1920 में इसने कुछ चीज़ें डिस्कवर की थी। इसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी, मेरे ख्याल 103 साल थी या 100 के लगभग। तो इसने 1920 में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। 100 साल पहले ये इसने साबित किया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो आपस में मिल के उसको प्रेसिपिटेट कर देती हैं। इस तरह कर देती हैं जैसे आप दूध में अगर नींबू या सिरका डालें तो वो जो प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये 100 साल पहले इस बंदे ने ये डिस्कवर किया था अमेरिका में। ये बंदा बहुत ही गरीब फैमिली से था। इसने तालीम बड़ी मुश्किल से हासिल की। इस बंदे ने जिस वक्त, और मज़े की बात यह है कि ये क्रिश्चियन मदरसे, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में इस्लामी मदरसे हैं, इसने इब्तदाई तालीम क्रिश्चियन मदरसे से हासिल की, किसी रफ़ाई तंजीम के ज़रिए, क्योंकि ये गरीब लोग थे, नहीं थे इनके पास वसाइल। लेकिन मेहनत करते करते, साथ साथ नौकरियाँ करते करते इसने PhD भी कर ली। और उस वक़्त अमेरिका जो है वो नहीं था अरूज पे। उस वक़्त अमेरिका में भी अच्छे प्रोफेसर बनने के लिए बंदों को बरतानिया जाना पड़ता था या यूरोप जाना पड़ता था। तो इसने जर्मनी जाके वहाँ पे इसने मज़ीद ट्रेनिंग ली। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और हमें उन चैलेंजेस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमें वो
हमारी ऐसे चैलेंजेस नहीं हैं कि उनको हम हल नहीं कर सकते। उनको हल करना है। ये मुल्क जो अभी तरक्की याफ्ता हैं, ये इस लेवल पे यकदम नहीं पहुंचे, लेकिन हमें ऐसे बंदे चाहिए कि ये बंदा लगा रहा, इसके पास वसाइल भी नहीं थे। उस ज़माने में लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं, अब आप खुद सोचें कि 100 साल पहले इसके पास कैसी लेबॉर्ट्री होगी कि जिसमें इसने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी। और फेसबुक पे एक और दोस्त बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे, बता रहे थे कि वहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो रिसर्च करना कितना मुश्किल है, सामान नहीं मिलता, केमिकल्स नहीं मिलते। तो ये जो है, इसी तरीके से जब ये जर्मनी में अपनी पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा था, तो उस वक़्त इसको केमिकल्स खुद अपनी जेब से ख़रीदने पड़ते थे। तो इसका जो प्रोफेसर था वो ये उनमें से एक केमिकल बहुत महंगा आता था, तो जब भी उस केमिकल की बारी आती थी ख़रीदने की, तो इसका प्रोफेसर इसको कहता था कि आप चलो मैं ख़रीद देता हूँ। तो वो जितने बाकी जो है वो 10 किस तरह के केमिकल्स ये खुद खरीदता था, लेकिन जो सबसे महंगा था इसको प्रोफेसर खरीद के दे देता था। तो बात ये है कि ये मेहनतों से ये चीज़ें ये करती होती हैं, और इंशाल्लाह हम भी करेंगे। और अब आप देखें कि अब दुनिया कहाँ तक रिसर्च पहुँच चुकी है कि ये जो पेपर है, ये पिछले साल के एक पेपर से आया है, और ये एक इजरायली यूनिवर्सिटी का पेपर है। सिर्फ इसराइल की उस यूनिवर्सिटी से आज तक 6 बंदों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। तो इसमें ये कोरोना तो ज़ाहिर है उस वक्त था नहीं, लेकिन ये इबोला वायरस का जो आपको पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था कि उसका जो स्पाइक है, जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो हिस्सा है, और उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्से को हमारे सिस्टम ने रिकग्नाइज करना है। तो ये इबोला वायरस के उस हिस्से की असल केमिकल स्ट्रक्चर का फोटोग्राफ है। तो और उसके साथ जो आपको जो नीले और फिरोजी से जो धागे से नज़र आ रहे हैं, ये उसके साथ एंटीबॉडीज चिपके हुए हैं। तो अब आप देखें कि अल्लाह की शान देखें कि कैसा पेचीदा और एलेबोरेट निज़ाम बनाया है, और फिर इंसान को देखें कि इंसान को उसने कैसी सलाहियत दी है कि हम, जैसे अल्लाह ताला हमें कहता है कि हम चीज़ों पे गौर करें, तो ये गौर करने वाले जो बैठे हैं, जो रिसर्चर हैं, साइंसदान हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, जो भी हैं, जो सोच पे तवज्जो देते हैं, सोचते हैं चीज़ों के बारे में, तो ये उन्होंने इसको, यानी एंटीजन भी इसके अंदर ही है, एंटीबॉडी भी है, और ये पूरे सिस्टम का एक फ़ोटोग्राफ है। बहरहाल अब वापस जो है वो एंटीबॉडीज़ और कोरोना के हवाले से जो बात है, तो उसमें सोचने वाली बात ये है कि भाई अब ये एंटीबॉडीज़ करती क्या है। तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बेसिकली इस पूरी स्लाइड में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहली वाली में वो जो सुर्ख आपको नज़र आ रहा है वो कोरोना वायरस है, और जो नीला नज़र आ रहा है वो एंटीबॉडी है। तो ये स्लाइड में ये एंटीजन गलत लिखा हुआ है, एंटीबॉडी है वो। तो ये एंटीबॉडी उसको रिकग्नाइज करेगी कि ये वाला जो वायरस है जिसके ऊपर एंटीजन है, उसकी तरफ मैंने जाना है। तो पहली फेज़ में, जिसको हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, तो वायरस तो समझ लें कि जैसे वायरस अगर जो है वो फुटबॉल जैसा है, और फुटबॉल वो सफ़ेद काले जो डिज़ाइन वाला होता है, तो आप समझ लें कि उसमें जितने वो सफ़ेद हिस्से हैं वो अगर एंटीजन आइडेंटिफाई हुए हैं, तो उन सारों हिस्सों के ऊपर एंटीबॉडीज़ ने चिपकना है। तो जब चंद एक चिपक जाते हैं तो उसको हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। फिर मज़ीद आप चिपक जाते हैं जब, क्योंकि ऑप्सोनाइजेशन वायरस को किसी हद तक नाकारा कर देता है, लेकिन अगर चूँकि मेम्ब्रेन ने ही हमारे सेहतमंद खुलियों के साथ चिपकना होता है, तो एंटीबॉडीज़ अगर सारे नहीं कवर किए हुए, तो फिर जो हिस्सा भी कवर नहीं हुआ वहाँ से वो चिपक जाएगा और अपना आरएनए हमारे सेल के अंदर को सेट देगा। तो इस वास्ते उसको पूरा फुली कवर करना होता है। तो जब वो फुली कवर हो जाए तो उसको हम कह देते हैं कि अब ये न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि वो वायरस जो है उसने अब सर्कुलेशन में उसको केमिकल, हमारे बाकी जो निज़ाम दिफा है उसने उसको ख़त्म कर देना है, नकारा हो गया। यानी वो जिस तरीके से आप माइन है, कोई भी बम है, उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं, बस वो अब किसी वो फट ही नहीं सकता। तो ये वायरस नकारा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। फिर ये है कि ये बहुत सारे वायरसेस को
जो इकट्ठा कर क्लम्प अप करना जो है उसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। और साथ ही साथ ये हो रहा होता है कि जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे जिस्म में फेगोसाइट्स हैं, जो वाइट सेल्स की एक किस्म है, और उनका काम ये है कि वो बाहर के जो मवाद हैं, जो एंटीजेंस हैं, वायरसेस हैं, उनको, बैक्टीरिया हैं, उनको वो हड़प कर जाते हैं। तो एंटीबॉडीज़, जब एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी अटैच हो जाए तो ये फेगोसाइटोसिस का जो मैकेनिज़्म है वो और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे फेगोसाइट्स जो हैं वो भी रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये एंटीबॉडी किसी एंटीजन के साथ अटैच हुई हुई है। तो ये फिर अगली दो में वो दिखाया गया है कि किस तरीके से वो वायरस को हड़प करके और वायरस को खा जाती हैं। तो ये जो इस तरीके से इस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन करने किया है कि भाई हमारा जिस्म में मैकेनिज़म्स हैं खुलियों के ज़रिए, बी सेल्स के ज़रिए, टी सेल्स के ज़रिए, जो कि खसूसी दिफाई सिस्टम बनाते हैं। उनमें बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, फिर वो एंटीबॉडीज़ एंटीजन को अटैक करते हैं, और जब वो अटैक करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं या फिर फेगोसाइट्स उनको खा जाते हैं। तो इस पे ये वाला लेक्चर मेरा ख्याल ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे फिर होगी बात। अल्लाह हाफ़िज़।